Hello students, welcome to physics classes. Today we discuss about the behavior of a prism towards plane wavefront. इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि वेव फ्रंट क्या होते हैं, वेव फ्रंट के टाइप्स क्या हैं डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ द सोर्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि एक वेव फ्रंट अगर प्रिज्म से पास होगा तो किस प्रकार वो डिस्पर्ज होगा इसमें से। रे ऑप्टिक्स में हमने पढ़ा कि एक प्रिज्म से जब लाइट रेज पास होती हैं तो वो इस तरीके से रिफ्रैक्ट हो जाती हैं, डिस्पर्ज हो जाती हैं। और अब वेव फ्रंट को लेकर देखते हैं कि वह किस प्रकार डिस्पर्ज होगा। देखो ये के एम एक वेव फ्रंट है, एक प्लेन वेव फ्रंट है जो ऐसे ट्रैवल करके आ रहा है पीछे से। और जब ये इसका लोअर एंड प्रिज्म के लोअर एंड से टकराएगा और ऊपर वाला हिस्सा भी प्रिज्म से बहुत दूर है, के ओ डिस्टेंस पर है, लेकिन लोअर पॉइंट इसका एम पॉइंट से स्ट्राइक कर चुका है। अब इसको देखो, निचले वाले हिस्से में बॉटम पार्ट में वेव फ्रंट को बहुत सारा डिस्टेंस ग्लास से ट्रैवल करना है। ये ग्लास प्रिज्म हम लेकर चल रहे हैं और जो ऊपर वाला हिस्सा है उसका सबसे मिनिमम डिस्टेंस है जो कि ग्लास प्रिज्म से चलना है। और ग्लास में और बाहर एयर में या वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट होती है। अभी हम देखते हैं इसको कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वेव फ्रंट ट्रैवल डिफरेंट थिकनेस ऑफ ग्लास प्रिज्म, maximum at the bottom and minimum at the top. So due to change in speed of the light there is a change in distance. अब स्पीड कम हो चुकी है तो इसको ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में ज़्यादा टाइम लगेगा और इतने में ये ऊपर वाला पार्ट इसका इतनी डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका होगा। यहाँ से के पॉइंट पहले ओ तक आएगा, ओ के बाद से फिर वो पी तक जाएगा। तो यहाँ तो कैलकुलेशन से पता लगा कि के ओ प्लस अगर ओ पी करते हैं तो ये एम एन के बराबर आता है। के ओ प्लस ओ पी बराबर है एम एन। यहाँ से हम स्पीड ऑफ लाइट देखो, के ओ प्लस ओ पी डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। एयर के अंदर जो स्पीड की लाइट है, क्योंकि देखो जो टॉप वाला पार्ट है वेव फ्रंट का सबसे ऊपरी हिस्सा, इसको सबसे मिनिमम टाइम लगा है, मिनिमम टाइम तक ये प्रिज्म के अंदर रहा है। तो इसके लिए हमने माना कि ये सब कुछ इसने एयर में ट्रैवल किया है। और एम एन डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन प्रिज्म, एम एन जो डिस्टेंस है वो कंप्लीट प्रिज्म के अंदर है। तो ये डिस्टेंस और ये ऊपर वाले डिस्टेंस को जब हम स्पीड से डिवाइड करते हैं तो टाइम आता है। कुछ टाइम के बाद, मान लो टी टाइम के बाद, हमें ये के पॉइंट यहाँ पी की जगह मिलता है, पी पोजीशन पर, और ये जो नीचे वाला एम है ये इस पोजीशन पर मिलता है। जब यहाँ से कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो हमें न्यू वेव फ्रंट मिलता है। क्योंकि हम जानते हैं कि वेव फ्रंट का हर पॉइंट एक फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस की तरह काम करता है। यहाँ से भी वेव फ्रंट निकलेंगे, यहाँ से भी वेव फ्रंट निकलेंगे, और जो यहाँ से वेवलेट्स निकले हैं अब उन पर एक कॉमन टेंजेंट बनाएंगे तो वो नया वेव फ्रंट होगा। इस तरीके से हमें पी एन एक नया वेव फ्रंट मिला है जो कि यहाँ से रिफ्रैक्ट हुआ है, डिस्पर्ज हुआ है। ये इतना टाइम है, इतना ही टाइम इसको लगा है और इतना ही टाइम इसको लगा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक लेंस किस प्रकार का बिहेवियर करता है। Now we discuss about the behavior of a lens towards wave front. एक प्लेन वेव फ्रंट लेंस की तरफ आ रहा है, ये इस तरीके से ट्रैवल करता है। हम रे ऑफ लाइट यानी कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट दिखा सकते हैं। वेव फ्रंट के हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं, ये रेज दिखा सकते हैं ऐसे। अब देखो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तीन पॉइंट्स को लेकर हम चलते हैं। यहाँ से ये पॉइंट सबसे मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा लेंस के अंदर, ये सी पॉइंट भी सबसे मिनिमम डिस्टेंस आएगी इन दोनों की, यानी कि जो एजेस पर पॉइंट है वो सबसे मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे और सेंटर वाला पॉइंट सबसे मैक्सिमम होगा। यहाँ से डिस्टेंस घटती चलेगी और ऊपर मिनिमम होगी। यहाँ से भी डिस्टेंस डिक्रीज होती आई और नीचे तक आकर वो मिनिमम हो गई। अब देखो ग्लास के अंदर और एयर के अंदर लाइट ऑफ स्पीड अलग अलग होती है, वही फिनोमिना हम यहाँ लगाएंगे। पहले इसकी थ्योरी पढ़ लेते। डिफरेंट पोर्शंस ऑफ दिस वेव फ्रंट हैव टू ट्रैवल थ्रू डिफरेंट थिकनेसेस ऑफ द लेंस बिफोर इमर्जिंग आउट। जब ये इससे बाहर निकलेंगे तो देखो यहाँ से जब ये यहाँ निकलेगा तो ये वाला पॉइंट है इतनी डिस्टेंस और इतनी ही और आगे डिस्टेंस ट्रैवल करके यहाँ जा चुका होगा।
यहाँ वाला पॉइंट भी यहाँ आ चुका होगा, लेकिन ये P1 है, ये सिर्फ P2 तक पहुँचा होगा। तो ये इन पर अगर एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो एक कॉमन टेंजेंट इस प्रकार से आएगी। ये ऐसे क्यों आई, हम सीधी क्यों ले रहे, क्योंकि देखो ये वाला पॉइंट है, ये यहाँ आएगा, ये वाला और कम डिस्टेंस, ये वाला और कम डिस्टेंस है, ये वाला और कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ये सब से मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। इस प्रकार का एक वेव फ्रंट आएगा। अब ये वेव फ्रंट कैसा है, देखो ये वेव फ्रंट कैसा है, आगे और डिक्रीज होते आएंगी। ये एक टाइम ऐसा आएगा जब एक पॉइंट सोर्स, एक पॉइंट इमेज आएगी इसकी, और वही मानते थे हम, इसका फोकस था ये। तो ये जो वेव फ्रंट आया है, ये एक कन्वर्जिंग वेव फ्रंट आया है। अगर हम इसको प्रिज्म की तरफ स्टडी करना चाहें तो यहाँ एक पॉइंट का नाम लिख सकते हैं हम AB, और यहाँ लिख सकते हैं CD। अब देखो AX प्लस XB, अगर हम इसको स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर दें इन एयर, AX प्लस XB डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये आया है टाइम, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। अब ये आएगा P1 P2 डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन लेंस। यहाँ से हमें पता लगा कि एक कन्वर्जिंग वेव फ्रंट आएगा। इस वेव फ्रंट का आपको नाम भी लिखना है, यहाँ लिख सकते हैं हम कहीं भी, रिफ्रैक्टिंग वेव फ्रंट, क्योंकि एक लेंस से क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्टिंग वेव फ्रंट विल बी कन्वर्जिंग। एक कन्वर्जिंग वेव फ्रंट बनेगा इससे, और एक ही पॉइंट पर आगे जाकर जहाँ पर हम इसको फोकस मानते हैं कि फोकस यहाँ होगा, अगर रे ऑप्टिक्स की बात करें तो ये रेज यहाँ पर आएगी, इस तरीके से कन्वर्ज होती थी, ये यहाँ कन्वर्ज होती थी। तो अगर इसमें बनाएंगे हम वेव फ्रंट्स को बनाएंगे, ये कन्वर्जिंग वेव फ्रंट्स हैं, एक जगह पर आकर कन्वर्ज हो जाएंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक स्फेरिकल मिरर किस प्रकार का बिहेवियर करता है। Now we discuss about the behavior of a spherical mirror towards the plane wave front। ये एक वेव फ्रंट है जो इस स्फेरिकल मिरर की डायरेक्शन में ट्रैवल करके आ रहा है, और इसके परपेंडिकुलर हम एक लाइन बनाएंगे, एक रे बनाएंगे, दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। यहाँ पर देखो, जब ये वेव फ्रंट यहाँ A पॉइंट पर पहुँचेगा, नीचे B पॉइंट पर, यहाँ पर पहुँचेगा ये C पॉइंट पर। अब ये A पॉइंट पर यहाँ पर टकरा चुका है, स्ट्राइक हो चुका है, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन शुरू हो चुका है। B पर भी ये स्ट्राइक कर चुका है, यहाँ भी रिफ्लेक्शन शुरू हो चुका है, लेकिन जो C पॉइंट पर इसका एक फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस आया है, अभी ये रिफ्लेक्ट होना बाकी है। तो इसको और ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी, तब तक ये वाले पॉइंट से इससे आगे आ चुके होंगे। ये पॉइंट यहाँ आ चुका होगा, ये पॉइंट यहाँ आ चुका होगा, लेकिन ये इतने में रिफ्लेक्ट करके यहाँ C पर आएगा वापस। अब इन पर एक कॉमन टेंजेंट जब हम ड्रा करेंगे तो एक इस प्रकार का वेव फ्रंट आएगा, दैट इज़ ऑल्सो एक कन्वर्जिंग वेव फ्रंट है। अब ये हमेशा इससे पीछे ही बना रहेगा, अब ये आगे आएगा, ये और आगे आ जाएगा, लेकिन ये यहाँ पहुँचेगा, ये इस टाइप का एक वेव फ्रंट बनेगा। और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये बिल्कुल ही पॉइंट साइज हो जाएगा, एंड दैट इज़ द फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। Let's study about in that way that we study in the prism and lens। The center of the wavefront has to travel the largest distance to P। जो वेव फ्रंट का सेंटर था उसको सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ी P तक पहुंचने के लिए, बिफोर इट गेट्स रिफ्लेक्टेड, एंड द पेरिफेरल पोर्शन ऑफ द वेव फ्रंट हैज़ टू ट्रैवल स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। पेरिफेरल मतलब कि जो इसका आउटसाइड रीजन है, सबसे बाहर वाला, ऊपर वाला टॉप रीजन है, टॉप और बॉटम रीजन है, इनको सबसे कम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा बिफोर इट गेट्स रिफ्लेक्टेड। देयरफॉर रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट विल बी कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। ये भी वेव फ्रंट कैसा होगा, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट होगा। इसको भी हम स्पीड वाली टाइम के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो भी टाइम आया है इसका, वो हम लिख सकते हैं। तो मेन बात यहाँ से थी कि रिफ्लेक्टेंट जो वेव फ्रंट आया है वो उसकी शेप कैसी होगी, ये एक कन्वर्जिंग टाइप का वेव फ्रंट बनेगा। और जो लेंस से बाहर आ रहा था वो भी एक कन्वर्जिंग वेव फ्रंट था। आप मिरर देख सकते हैं, स्फेरिकल मिरर का टाइप कौन सा है, ये कनकेव मिरर है। आप कन्वेक्स मिरर के लिए और कनकेव लेंस के लिए इनको आप खुद से बना सकते हैं। नाउ वी डिस्कस सम बेसिक टर्म्स फॉर ए वेव।
ये एक वेव है, ये मान लेते हैं इसकी मीन पोजीशन, ये मैक्सिमम पोजीशन, ये भी मैक्सिमम पोजीशन। यहाँ तक के डिस्टेंस मान लेते हैं a, तो ये हो जाएगी -a। एक ऑसिलेशन और वेव का चैप्टर आपने 11th क्लास में पढ़ा है, वहाँ पर ऑसिलेशन में पढ़ा था कि एक ऑसिलेशन में जितना टाइम लगेगा दैट इज़ इट्स टाइम पीरियड, एंड नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड इज़ कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में जितना भी टाइम लगा है ये है टाइम पीरियड इसका, वो मान लेते हैं t टाइम लगा है। अब मैक्सिमम पोजीशन कब आएगी एक ऑसिलेशन की, और वे एक ऑसिलेशन की आपने इक्वेशन पढ़ी y = a sin ω t और y = a cos ω t, दोनों ही सेम बात है, आप कोई सी भी इक्वेशन ले सकते हैं। यहाँ पर y डिस्प्लेसमेंट है, a एम्पलीट्यूड है जो कि कांस्टेंट है, ω t इसका फेज़ है। फेज़ मतलब कि फेज़ हमें बताता है कि नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। तो दोनों बातें जो बताएगा वो फेज़ होता है। सिंपली हम फेज़ को एंगल के रिस्पेक्ट में एंगल की फॉर्म में दिखाते हैं। अब ये साइन का जो आर्ग्यूमेंट है, कोस का जो आर्ग्यूमेंट है, दैट इज़ फेज़। अगर कुछ इनिशियल फेज इसके पास है तो y = a sin ω t + फाई, इसको ऐसे लिख देते हैं। ये फाई इसका कांस्टेंट और इनिशियल फेज़ होता है, ω t बदलता रहेगा। देखो एक सिंपल पेंडुलम है, इसे हम थोड़ा सा फेज़ को समझेंगे। ये एक बॉब इसे लटका रखा है यहाँ पर, ये इसकी मेन पोजीशन है, रेस्टिंग पोजीशन है यहाँ पर। अब इसको इधर हम एक्सट्रीम पोजीशन पर ला दें, यहाँ छोड़ दें, तो ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन हुई। अब ये क्या करेगा, दोबारा से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा और वापस आएगा। जब ये यहाँ पर आ जाएगा तो इसका हम बोलेंगे कि एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, यानी कि एक ऑसिलेशन हुआ है। इस ऑसिलेशन में इसको जितना टाइम लगा है दैट इज टाइम पीरियड, एंड इस टाइप के जितने भी ऑसिलेशन 1 सेकंड में हो जाएंगे वो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। अब आगे देखिए, नेक्स्ट देखो, हमने एक फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बारे में डिस्कस किया है। तो ये फेज़ क्या है, अब यहाँ पर देखो ये इसकी डिस्प्लेसमेंट की बिल्कुल ज़ीरो वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है। यहाँ पर देखते हैं y को अगर ज़ीरो रखेंगे, y ज़ीरो होगा, a की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती, sin ω t ज़ीरो होगा। तो sin ω t कब ज़ीरो होगा, जब ω t की वैल्यू ज़ीरो होगी, यानी कि ज़ीरो जब इसका फेज़ होगा तो इसकी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगी साइन के केस में। अगर हम यहाँ पर लेते हैं y की वैल्यू ज़ीरो कब होगी, जब ω t यहाँ ज़ीरो होगा, यानी कि cos ω t ज़ीरो होगा। cos ω t ज़ीरो कब होगा, जब ω t की वैल्यू 90 होगी। जब ये π/2 होगा तब इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी डिस्प्लेसमेंट की, कोस वाली इक्वेशन में। और साइन वाली इक्वेशन में देखो, जब फेज़ ज़ीरो होगा यानी कि ω t ज़ीरो होगा तब ये डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगी। ये साइनोसाइडल ग्राफ है, साइनोसाइडल कर्व है, ये साइन का ग्राफ है। कोस का ग्राफ आप देख सकते हैं, ऐसे आएगा। ये देखो जब टाइम t ज़ीरो है तो यहाँ पर आप डिस्प्लेसमेंट देखो a के बराबर है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। जब टाइम फोर्थ पार्ट चला गया है, t/4 हो चुका है, फेज़ यहाँ पर π/2 है, और एंगल यहाँ ये डिस्प्लेसमेंट देख सकते हैं आप, ज़ीरो है यहाँ पर। तो यहाँ ज़ीरो, ये t/4, ये t/2, ये 3t/4 और ये t। इसमें आप देख सकते हैं ये ज़ीरो है, ये π/2 है। जब साइन π/2 1 होता है तभी ये a के बराबर आएगा डिस्प्लेसमेंट। यहाँ π/2, यहाँ पाई, और यहाँ 3π/2, यहाँ पर बनता है 2π। तो 2π एक कंप्लीट रोटेशन, ऐसे ही आगे जाओगे 4π, फिर दूसरी वेव के लिए 6π, 8π, ऐसे चलता रहेगा। अब नेक्स्ट देखो, अभी हमने थोड़ी सी स्टडी की है फेज़ के बारे में कि फ़ेज़ क्या होता है। एक बार उसको रिवाइज करते हैं दोबारा से, फिर से देखिए। ये एक साइनोसाइडल कर्व वेव है, एक साइन वाली इक्वेशन की, y = a sin ω t। यहाँ पर t की वैल्यू ज़ीरो, t की वैल्यू यहाँ t, यहाँ t, यहाँ t है। ये t हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये t/4, ये t/2, यहाँ पर 3t/4, ये है t, यानी कि 4t/4। अगर इसको पाई की फॉर्म में देखें, एंगल की फॉर्म में देखें, इसको मानने हम पूरा एंगल ω/t कितना होगा, ये यहाँ पर है ज़ीरो, यहाँ बनेगा अपना
पाई बाई टू। जब ये एंगल पाई बाई टू होगा तब y की वैल्यू a के बराबर होगी, यानी मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट देखो यहाँ पाई बाई टू के बाद 3 पाई बाई टू और यहाँ बनेगा 2 पाई बाई 4। नेक्स्ट देखो यहाँ पाई बाई टू पर मैक्सिमम और यहाँ पाई, क्योंकि साइन पाई 0, फिर बनेगा 3 पाई बाई टू यानी कि 1.5 पाई, दिस इज़ 2 पाई, साइन 2 पाई फिर से 0। अब इसके बाद देखो ये कर्व ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ एक अपनी ऑसिलेशन पूरी है, या ऑसिलेशन को पढ़ेंगे तो एक ऑसिलेशन, और वेव में पढ़ते हैं तो एक वेव यहाँ तक कंप्लीट है। अगली वेव यहाँ पर आई है, अगली वेव फिर ऐसे आएगी, अगली वेव फिर इतने हिस्से में आएगी। दैट इज़ 1 वेव, 2 वेव, 3rd वेव, 2nd वेव, 4th वेव। ये 2 पाई टाइम में गई है, ये 4 पाई एंगल पर जाएगी, ये 6 पाई, ये इसका फेज़ है। अभी हम देखते हैं कि एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, when two or more waves traveling through a medium superimpose one another, जब दो या दो से ज़्यादा वेव्स आपस में सुपर इम्पोज करती हैं, then a new wave is formed in which resultant displacement is the sum of the other displacements of the individual waves। सुपर इम्पोज कैसे करेंगे, देखो ये एक वेव है, इसके ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं हम क्रस्ट, नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं ट्रफ। यहाँ लिख देता हूँ मैं साइड में, ये है क्रेस्ट और ये है ट्रफ। ऊपर हिस्सा ए एम्पलीट्यूड, नीचे की तरफ है -a, नीचे की तरफ माइनस लेते हैं। सुपर इम्पोज का मतलब है एक दूसरी वेव आई है, ये डिस्प्लेसमेंट हम मान लेते हैं इसका y1 डिस्प्लेसमेंट है, और दूसरी वेव बिल्कुल इसके ऊपर इसका क्रस्ट है और नीचे इसका ट्रफ है। इस प्रकार ये एक वेव है। जब ये दो वेव्स आएंगी तो इन दोनों वेव से जो नई रिजल्टेंट वेव बनेगी वो कैसे बनेगी, इसका मान लेते हैं हम y2 है। तो इस रिजल्टेंट वेव को मैं यहाँ बना देता हूँ इन दोनों के सम के बराबर, इतना और ये इतना, दोनों का हम अगर सम कर दें तो ये वेव जाएगी ऐसे। ये जो वैल्यू आई है ये y की वैल्यू आई है y1 प्लस y2। ऐसे ही 3 वेव आएंगी तो 3 वेव का सम हो जाएगा। क्रस्ट और ट्रफ वेवलेंथ क्या होती है, ये वेवलेंथ देखो क्या होती है, एक वेव की कितनी लेंथ है, ये वेवलेंथ है। यहाँ तक जब एक साइकिल कंप्लीट होता है, ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, मीन से एक्सट्रीम पर गई, फिर मीन पर आई, फिर दूसरी एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड वाली एक्सट्रीम, फिर मीन पर आई है। यानी कि एक बार मीन से चलकर दोबारा मीन से आना ही क्या है, एक साइकिल कंप्लीट है। दैट इज़ द लेंथ ऑफ वन वेव एंड इट इज़ कॉल्ड वेव लेंथ। ये वेव लेंथ है इसकी। हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्टडी किया है। नाउ वी स्टडी अबाउट द कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ द लाइट। व्हाट आर द कोहेरेंट लाइट, कोहेरेंट सोर्सेज क्या होंगी और कोहेरेंट लाइट क्या होंगी। द सोर्सेज ऑफ लाइट विच एमिट कॉन्टीन्यूस लाइट वेव्स, ऐसे सोर्सेज जो लगातार लाइट वेव को एमिट करते रहें ऑफ सेम वेव लेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी एंड इन सेम फेज और हैविंग कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस और सेम फेज आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेज। ऐसी वेव्स जिनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहे हमेशा। देखो फेज डिफरेंस को एक बार और सिखाता हूँ मैं कैसे आता फेज डिफरेंस। यहाँ देखो फेज 0, ये फेज यहाँ पर आया π/2, यहाँ पाई 3 π/2, यहाँ 2 पाई, यहाँ नेक्स्ट आएगा। फिर इसको देखो दूसरी वेव बनाते हैं हम, ये ऐसे बनेगी और यहाँ हम नोट कर रहे हैं इस पॉइंट पर किस प्रकार आती हैं। ये फेज इसका 0, इसका π/2, यहाँ पाई, ये 3 π/2 और ये 2 पाई। अगर यहाँ 0 के नीचे 0 और
π/2 के नीचे बिल्कुल π/2 है, तो इसको बोलेंगे हम सेम फेज में है। ये डिफरेंस कब आएगा, देखो अगर ये वेव यहाँ से ना चलकर यहाँ से शुरू करे अपने आप को, यहाँ इसका 0 है और ऊपर वाली वेव का देखो यहाँ पर पाई है, ये 0 फेज़ है, ये पाई फेज़ है। ये यहाँ पर कितना फेज़ है, ये π/2 है और ये 3π/2 है, यानी कि ये वेव अभी तक 0 पर है, ये पाई आगे जा चुकी है। इसका मतलब इनमें फेज़ डिफरेंस पाई है। अब अगर हमेशा ये पाई ही डिफरेंस रहे तो बोलेंगे कांस्टेंट फेज़ डिफरेंस है, और यहाँ बोलेंगे हम सेम फेज़ है। तो ऐसी वेव्स को वो तो बोलेंगे कोहेरेंट वेव्स, एंड सोर्सेज फ्रॉम विच दे आर एमिटेड आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कैन नॉट बी कोहेरेंट। कोई भी दो इंडिपेंडेंट अलग अलग अगर हम सेम कंपनी के सेम यानी कि 50 वाट के अगर दो बल्ब ले आएँ, LED बल्ब ले आएँ, उनसे भी कोहेरेंट लाइट नहीं निकल सकती। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक्चुअल में लाइट कैसे निकलती है वो देखते हैं। एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। एक बल्ब में लाइट कहाँ से निकलती है, जब एक पावर हाउस से इलेक्ट्रॉन आता है, इसको एनर्जी देता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है ये एनर्जी लेके नेक्स्ट शेल में चला जाता है, और एक शेल में इलेक्ट्रॉन्स फिक्स होते हैं कि इतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो जब इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता यहाँ पर, तो ये वापस अपनी ही शेल में चला जाता है, और जो इसने एक्स्ट्रा एनर्जी ली थी अब ये इस एनर्जी के साथ, उस एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ इस शेल के अंदर नहीं रह सकता अपने वाली के अंदर, तो इसको वो एनर्जी एमिट करनी पड़ती है, और वही एनर्जी हमें लाइट की फॉर्म में दिखती है। अब ये एनर्जी कहाँ से आई है, ये कौन सी एनर्जी है, ये एक एवरेज एनर्जी है जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ने गेन की थी और फिर उन्होंने एमिट की है ये। तो एक बल्ब में लगभग बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे एनर्जी लाइट एमिट करते हैं। तो देयर इज़ ए 0 प्रोबेबिलिटी दैट टू सोर्सेज ऑफ लाइट हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड सेम नंबर ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। सो टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कैन नॉट बी कोहेरेंट। इसलिए दो कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज लाइट के कोहेरेंट नहीं हो सकते, लेकिन हम कोहेरेंट बना सकते हैं। अपनी लैब में डिस्कस करते हैं इसको। तो देखो इसको कैसे हम बनाते हैं। एक सोर्स से लाइट आई है, अगर हम दो स्लिट बना दें इसके लिए, यहाँ से इससे वेव फ्रंट्स निकलेंगे, ऐसे वेव फ्रंट्स निकल रहे हैं, और जब ये यहाँ पर टकराएंगे, यहाँ पर ये टकराया है, इसको आगे रास्ता नहीं मिला है तो यहाँ पर ये रुक जाएगा, लेकिन इस वाले पॉइंट को यहाँ आगे रास्ता मिल गया है तो ये वेव फ्रंट आगे वेवलेट्स बनाएगा। ऐसे ही जब इस वाले सोर्स से मिलेगा तो ये भी अपनी वेवलेट्स बनाएगा। अब हमें दिखेगा कि ये एक S2 सोर्स है, ये एक S1 सोर्स है, दो सोर्सेज से लाइट आती हुई दिखाई देगी, और एक ही सोर्स है क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी फेज़ डिफरेंस फेज़ सेम है, क्योंकि एक ही सोर्स से आए हैं, इनकी सेम वेवलेंथ भी है। तो इसलिए हम दो सोर्सेज इस प्रकार बनाते हैं, बाय स्प्लिटिंग दिस सोर्स लाइट इनटू 2 स्लिट्स। दो स्लिट के माध्यम से इनको हम बना सकते हैं। और यही एक्सपेरिमेंट आगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे, एक नया पैटर्न इंटरफेरेंस पैटर्न पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे कोहेरेंट सोर्सेज तक। कल हम दोबारा इसकी कोहेरेंट सोर्सेज की कंडीशन से व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन चलो आज ही पढ़ लेते हैं। देखो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन क्या होता है, जब दोनों वेव्स के जब एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट पर पड़े, ये मान लेते हैं फर्स्ट वेव है, ये ऊपर वाली सेकंड वेव है, ये इसका क्रस्ट इसके क्रस्ट पर ही आया है, तो जो नेक्स्ट वेव बनेगी, रिजल्टेंट वेव आएगी, वो इनका सम बनेगी, इस प्रकार बनेगी। तो ये दोनों वेव आपस में ऐड हुई हैं तो कंस्ट्रक्शन हुआ है नेक्स्ट वेव का, तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। अगली कंडीशन क्या हो सकती है, हो सकता है कि इस वाली वेव, ये फर्स्ट वेव है, सेकंड वेव का ट्रफ इसके ऊपर आकर पड़े। अगर ट्रफ इसके ऊपर आकर पड़ेगा, ये +A है, ये -A है, दोनों का रिजल्टेंट होता है वो 0। ये यहाँ पर इस प्रकार की वेव बनेगी, ये 0 इंटेंसिटी की, क्योंकि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर।
अब एम्पलीट्यूड बिल्कुल ज़ीरो है तो इंटेंसिटी ज़ीरो होगी, यहाँ पर हमें डार्क दिखेगा। दो सोर्सेज से लाइट आ रही है, दोनों कोहेरेंट सोर्सेज हैं और दोनों से सुपर इम्पोज करती हैं वेव। एक का क्रस्ट दूसरी के ट्रफ पर आकर गिरता है तो नेक्स्ट जो रिजल्टेंट वेव हमें दिखेगी वो होगी इस प्रकार की ज़ीरो इंटेंसिटी की वेव आएगी। अगर दोनों के क्रस्ट और क्रस्ट पड़ते हैं या ट्रफ और ट्रफ पड़ते हैं तो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा और इसको बोलेंगे हम डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। इनको अच्छे से नोट करके लिख के नोट्स बना के हम कल डिस्कस करेंगे। वैसे इतना ही है ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। इनकी हम कंडीशंस पढ़ेंगे, मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे, ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।